नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम कलमकार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी और कलमकार में हम बात करेंगे आज एक ऐसी किताब की जो गांव का दर्द बयां करती है। लेखक ने करीने से इसमें गांव की पीड़ा का बखान किया है और ये बताया है कि किस तरह से गांव में संकट है और गांव से लोग पलायन कर रहे हैं। आप यदि गांव से ताल्लुक़ रखते हैं तो ये किताब पढ़ेंगे तो आपकी नज़रों के सामने आपके गांव की तस्वीर तैरती हुई नज़र आएगी। यदि आप गांव से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं तो ये किताब आपको गांव की सभ्यता, संस्कृति और संकट के बारे में बताने में मददगार होगी। तो इसके लेखक ने इस किताब को जब लिखा तो उन्होंने अपनी दास्तां के साथ पूरे गांव की दास्तां और अन्य जो गांव उजड़ रहे हैं उनकी दास्तां बयां करने की कोशिश की है। तो आइए मुलाकात कीजिए इसके लेखक रिटायर्ड आईपीएस अफसर डॉक्टर गिरजा किशोर पाठक से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शुरुआत शुरू से करते हैं सर। रिटायरमेंट हो गया आपका, इसके बाद कब ख्याल आया कि कोई किताब लिखी जाए? देखिए क्या है कि मैं बेसिकली मेरा बचपन हायर सेकेंडरी तक गांव में बीता है जी। तो मैं जब छोटा था तो तब गांव बहुत ही ज़्यादा आबाद था। मतलब हम लोग छोटे बच्चे थे, 30-40 बच्चे खेलते थे, शरारत करते थे, इतना मतलब हर चीज़ करते थे। गुल्ली डंडा खेलते थे, गुच्ची खेलते थे और मतलब जो लगभग एक बचपन के खेल होते हैं सारे करते थे। त्यौहार होते थे, होली, दिवाली, जो आज की तारीख में कहीं देखने को नहीं मिलते। तो मतलब इतने उमंग और उत्साह से मेले गांव के लगते थे, चरखे उसमें आते थे और इतनी भीड़ होती थी। हम लोग जैसे बहुत से दोस्त मिलते थे। इसमें मेरा एक जो मैंने स्टूडेंट लाइफ का एक दो जिक्र किया है, जिसके पास पैसा नहीं होती थी, अपने पैसे से मिला के उसको सब खिलाते पिलाते थे। बहुत एक ग्रुप रहता था। लेकिन हमारे 7 से 15 साल के उम्र के बाद के आज तक में गांव में अंतर हो गया है। वह गांव जो इतना हरा भरा रहता था, इतनी सभ्यता, संस्कृति, खेल कूद, उसकी अपनी एक अलग रौनक होती थी। अब वहाँ जाइए तो आपको मुश्किल से कुछ लोग मिलते हैं जो बहुत परिस्थितियों के कारण। लेकिन सर एक उम्मीद ये होती है कि यदि कोई रिटायर्ड पुलिस अधिकारी किताब लिखेगा तो वो अपराध पे लिखेगा, कोई उपन्यास लिखेगा, कोई ऐसी कहानी लिखेगा जो उसकी लाइफ में आई हो या कोई इन्वेस्टिगेशन की हो। आप गांव के पलायन पर ही क्यों लिखने के लिए तैयार हुए? देखिए मुझे क्या है कि मुझे ये बहुत टच किया कि मैं वैसे क्या है कि आप ये ज़रूर करो, मैं बहुत सी चीज़ें पढ़ता रहता हूँ हिमालय के बारे में। क्योंकि मैं जब 1999 और 2000 में यूनाइटेड नेशन के डेपुटेशन में था तो लगभग 30-40 जो पहाड़ी राज्य हैं यूरोप के, मैं उनमें भी भ्रमण करने का मुझे मौका मिला। वहाँ के छोटे छोटे गांव भी हमने देखे। तो मुझे लगता था कि जब गांव, अगर माना बोस्निया का गांव समृद्ध हो सकता है, ऑस्ट्रिया का गांव समृद्ध हो सकता है, और पोलैंड का गांव समृद्ध हो सकता है, या ऑस्ट्रेलिया का गांव समृद्ध हो सकता है जिसमें कि 10 लोग रहते हैं, 15, तो हिमालय का गांव में हम ये नारा क्यों देते हैं कि पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम नहीं आता है। उनका तो सब कुछ आ रहा है जी। तो इसका मतलब हमारा वैचारिक चिंतन जो है पहाड़ के बारे में, हिमालय के बारे में सही नहीं है। हम उसकी समृद्धि को तभी कर पाएंगे जब हम उसकी रक्षा कर पाएंगे। तो ये आपकी अपनी कहानी है या पूरे गांव की कहानी है और आप जैसे उन युवाओं की कहानी? ये मेरा दृष्टिकोण है, लेकिन ये कहानी एक की नहीं है। अगर आप मतलब हिमालय के 12 राज्य हैं, उन राज्यों को आप देखोगे हिंदुस्तान में कमोवेश आपको गांव में यही हालत मिलेगा। ये परेशानियां गांव वालों की हैं और अचानक ये जो लगभग आज़ादी के बाद ये भी कह सकते हो कि लोगों की जो महत्वाकांक्षाएं बढ़ी हैं। और दूसरा क्या है कि जिस लेवल पे देश का विकास हुआ है उस स्तर पर हम इन क्षेत्रों को विकास देने में सरकारें सफल नहीं हुई। दूसरी बात, हमने अपनी शहरी आवश्यकताओं के लिए हिमालय में बड़े बड़े बांध बनाने शुरू कर दिए। हजारों गांव हमने विस्थापित किए। जैसे आप उदाहरण के लिए समझ सकते हैं, नर्मदा प्रोजेक्ट में इतने गांव विस्थापित हुए और उससे बिजली भी मिली, आपको पानी भी मिले, सब मिला, लेकिन जो गांव वाला वहाँ से खिसक गया।
लेकिन आपकी बातों में और किताब में जो अंश है उसमें विरोधाभास है। आप कह रहे हैं विकास गांव तक नहीं पहुंच पाए इसलिए लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ वैसी सुविधाएं नहीं है, मेरे जैसे लोग, जैसे आपने लिखा है कि बेरोजगार हैं वहाँ पे, शिक्षा अच्छी नहीं है तो इस कारण पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए फिर रोजगार के लिए। अब आप कह रहे हैं विकास जब गाँव तक पहुँच रहा है तो फिर क्यों पलायन? देखिए, आपके विकास का मतलब केवल सड़क का गांव तक पहुंचना नहीं है जी। विकास का मतलब ये है, अगर आपका बच्चा, जैसे मैं हमेशा कहता हूं, अगर कोई माना साइंटिस्ट आपका बच्चा बन रहा है, किसी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर आपका बच्चा बन रहा है, किसी उस गांव का बच्चा अगर माना भारतीय प्रशासनिक सेवा में जा रहा है, या उस गांव का बच्चा कहीं विदेश सेवा में जा रहा है, तो मैं उसको पलायन नहीं मानता हूँ। ठीक है, वो गया, वो एक बहुत अच्छे पद पर जा रहा है। हमारी विकास की प्रेरणा प्रॉब्लम ये है, जो बच्चा वहाँ से पढ़ा, किसी भी तरह पढ़ा या उसके इर्द गिर्द पढ़ा, अगर उस बच्चे को वो 8,000 10,000 की नौकरी बम्बई में कर रहा है, या बंगलौर में कर रहा है, या दिल्ली में कर रहा है, या कहीं ऐसी जगह कर रहा है जिससे कि वो बहुत प्रतिदिन प्रतिपल घुट घुट के जी रहा है, तो ये पलायन है। और उसके पास कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि अपना सर्वाइवल वहाँ नहीं कर सकता है। तो इसलिए हमें, अगर सरकार ये रोक ले, अगर सरकार इस तरह का दर्द रोक ले, तो पलायन नहीं होगा। तो आप इस पलायन के पीछे जिम्मेदार सरकार को मानते हैं। आपका कहना है, किताब में आपने लिखा है कि 20वीं सदी तक गांव में मतलब विकास की जो कार्य योजना रहती वो तक नहीं पहुंची थी। देखिए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल नहीं पहुंची थी। हम तो जब हम बहुत छोटे बच्चे थे तो हम 7 या 8 किलोमीटर 2 बड़ी नदियां, मैंने एक मौत का लट्ठा पुल भी लिखा है उसमें जी। कि वो जो हमने इतने कठिन परिस्थिति में पढ़ा है, नदी थी, उसमें कई बच्चे बह गए, मर भी गए। घास लाने औरतें जाती थी, वो भी बह गई कई। तो बेसिकली संघर्ष बहुत कठिन था। लेकिन आज की तारीख में सरकार ने, ये नहीं कह रहा मैं काम नहीं किया, काम किया है, लेकिन आप अपनी विकास को, विकास की योजनाओं को जो मैदानी इलाके के विकास के दृष्टिकोण से आपको बदलना पड़ेगा। जब तक आप दृष्टिकोण नहीं बदलोगे तब तक आप वहाँ पलायन नहीं रोक सकते। और मैंने इस पर लिखा भी, एक सुरक्षा का पूरा एक चैप्टर दिया है मैंने जी। तो सवाल केवल विकास का नहीं है। जब आपके सीमा क्षेत्र है, इधर चाइना, मिलम और माणा, इस तरह के ये बॉर्डर, फिर इस पर सीधे आ जाइए आप धारचूला से लेकर के नेपाल का बॉर्डर, अगर आपके सीमा के गांव खाली हो रहे हैं, आज आप इसको लीजिए, वो मैंने नहीं लिखा है, यूक्रेन में वहाँ के नागरिक भी वो कर रहे हैं, हथियार लेके आ रहे हैं। और 1962 में के बाद, मैं शायद रहा हूँगा 3, 4, 5 साल का रहा हूँगा, मुझे याद है, भारत सरकार ने एसएसबी से वहाँ के औरतों को, बच्चों को उस क्षेत्र में ट्रेनिंग दी थी कि आप बंदूक चलाना सीखो। जब पब्लिक ही नहीं रहेगी तो किसको सिखाओगे? तो आप ये पलायन को सुरक्षा से भी जोड़ते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से खतरा भी है। पलायन का महत्व सुरक्षा के लिए भी है। और हम ये सरकारों को विशेष रूप से हिमालय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हिमालय केवल कामधेनु नहीं है कि आप वहाँ बांध बनाओ, उनसे आप पानी लो, बिजली लो, और आप दिल्ली का, आपको मालूम है कि नहीं, दिल्ली का पूरा पानी जो है वो टिहरी डैम से जाता है, पूरा का पानी। तो इस तरह अब पंचेश्वर डैम बनने वाला है हमारे कुमाऊं में। तो इस तरह अगर आप बांध बना करके लोगों को पलायन करोगे, अभी कई बांध बह जाते हैं, वो अभी ऋषि गंगा वाला आपने पिछले साल देखा होगा। तो मतलब हमारा कहना है कि आप विकास को जनोन्मुखी बनाइए, जनता के हित के लिए बनाइए, प्रकृति के लिए बनाइए, पर्यावरण सुरक्षित रहे, गांव सुरक्षित रहे, उन गांवों का विकास आप डेवलपमेंट के लिए, ऐसा डेवलपमेंट अब आदमी को यह मिले कि वो व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास अच्छी तरह कर सके। देखिए, ये हमारे और आज की तारीख में ये अंतर आया है। हर गांव में डिस्क है, हर गांव में टीवी है, हर गांव में जाने के लिए सड़क भी मैक्सिमम गाँव में है, ये चीज़ें हैं। लेकिन जैसे आप हॉस्पिटल है, हमारे गांव के नज़दीक में बेरीनाग पड़ता है, इस किताब में मैंने मन भी किया है, वहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर बहुत अच्छा है, लेकिन डॉक्टर नहीं। तो पलायन रोकने के लिए आपके हिसाब से वहाँ तमाम सुविधाएं जो शहरों में होती हैं वो देनी चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं महसूस करता हूँ, मैंने इस किताब में काफ़ी विस्तार में दिया है। अगर कोई नया आदमी इसको पढ़ता है, इस किताब को, तो उसको ये नॉलेज आएगा हिमालय के गाँवों की संस्कृति कैसी है,
सभ्यता कैसी है, ये लोग कहाँ से आके बसे। आपने सभ्यता और संस्कृति की बात की है, आपने किताब में लिखते हैं कि इसी तरह से पलायन होता रहा तो सभ्यता और जो संस्कृति है गाँव की वो विलुप्त हो जाएगी। क्यों लगता है आपको? हो सकता है वो सभ्यता संस्कृति और फैल जाए, दूसरी जगह जाए तो वो वहाँ पे और फैलाव करे उसका। देखिए, ऐसा नहीं हो पाता है दुर्भाग्य से। जो गांव हैं, आप एक की किसी भी जगह का देखिए, चाहे बुंदेलखंड का देख लीजिए आप, चाहे मालवा का देख लीजिए, चाहे उत्तराखंड का देख लीजिए, आप देखिए करीब 4.5 लाख पंडित कश्मीर से 1990 के दशक में पलायन किए, लेकिन वो एक व्यक्ति के रूप में उस कल्चर को करते हैं, लेकिन कल्चर को मेंटेन करना इंडिविजुअल काम संभव नहीं है। वो तो जब ग्रुप मिलता है, जैसे आप फोक डांस है ना, सामूहिक नृत्य है, सामूहिक गान है, सामूहिक होली है, सामूहिक शादी ब्याह के जो फंक्शन होते हैं उनका कोरस जो गाते हैं, ये कहाँ जिंदा रहेगा। सामूहिक वाद्य यंत्र होते हैं हर क्षेत्र के, बुंदेलखंड के अलग है, मालवा के अलग है, राजस्थान में अलग है। ये जो गांव में जो ये सारी चीज़ें हैं वो तभी जिंदा रह सकती है गांव जिंदा हो। और एक बात बता रहा हूँ, जब गांव रहता है तो गांव के साथ साथ उससे जो अन्योन्याश्रय का संबंध होता है, गांव में जो वाद्य यंत्र बजाते हैं उनका एक रहता है, मकान बनाने वालों का एक समूह रहता है, ओढ़ कहते हैं, और गांव में जो तांबे का काम करते हैं, ताम्रकार करते हैं, लोहार रहता है, बर्तन वाला, सब तमाम रहते हैं। मतलब हजारों लोग एक गांव के साथ पूरा उद्योग समझ सकते हैं, पूरा समझ लीजिए वो इंटरडिपेंडेंट है। लेकिन जब एक गांव उजड़ता है तो जब गांव जिनके लिए काम करते थे, जिनके इनका उद्योग चला था, वो लोग भी फिर कहीं ना कहीं अपना जुगाड़ लगा के चले जाते हैं। लेकिन आप कहते हैं कि गांव उजड़ रहे हैं, सीधे सीधे आप सरकार को कई बार, जो राज्य सरकार है उत्तराखंड की, उसको जिम्मेदार ठहराते हैं, सरकारों को जिम्मेदार ठहराते हैं। क्या वो लोग जिम्मेदार नहीं है जो गांव छोड़ के गए फिर मुड़कर नहीं देखे? उनका कोई दायित्व नहीं बनता कि गांव के विकास के लिए भी कुछ करें? यदि वो कुछ सक्षम हो गए हैं तो पहल करें। देखिए, मतलब एक चीज़ ये है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंडिविजुअल कहीं भी किसी कंट्री में भी, मैं पूरा सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ जी। मेरा ये कहना है कि सरकार को अपने दायित्वों का, देखिए आप जब तक सरकार अपने दायित्व का निर्वहन नहीं करेगी, कि भाई सरकार के उत्तराखंड में पलायन आयोग बनाया ना उनने, तो पलायन आयोग बनाया तो उसने रिपोर्ट दी, उसने कहा कि साहब आपके 3-3.5 लाख घरों में ताले लग गए हैं और 3000 घर लगभग गांव बुतहा हो गए हैं। तो मेरा ये, हम आयोग क्यों बैठाते हैं? बिल्कुल, आयोग इसलिए बैठाते हैं हम उससे सुधरें, हम उसको रिफॉर्म करें, हम उससे ऐसी पॉलिसी लाएं कि हम जो गांव हमारे अब 50% उजड़े हैं उन गांवों को हम समृद्ध करें। और अच्छा है क्या कि जब हम ये ध्यान नहीं देंगे, जैसे गांव की सड़कों की हालत वहाँ ये है कि 90% सड़कें, आप हाईवे देख लो, एक आध आपको जो विज्ञापन में दिखा देंगे, लेकिन आप गांव जाएंगे तो उस गांव में गाड़ी नहीं चल सकती उस सड़क पर। मैंने एक वो चनका, एक हिलमैन का उनका लिखा है, वो कहते हैं कि साहब हम तो अंग्रेज़ के ज़माने में भी खच्चर से सामान लाते थे, अब हमारे घर पे सड़क आएगी पीडब्ल्यूडी की, तब भी खच्चर से आते हैं क्योंकि सड़क पे गाड़ी नहीं आ सकती। तो ये दुख है गांव वाले का। वो आदमी 16 किलोमीटर अपनी पेंशन लेने जा रहा है और उस गांव में कोई बैंक नहीं है। प्राइमरी हेल्थ, जो एक 60 साल की बूढ़ी औरत है या 80 साल की बूढ़ी औरत है, उसको अगर अपना चेकअप कराना होता है उसको 20 किलोमीटर जाना पड़ता है, क्योंकि गांव में कोई प्राइमरी हेल्थ सेंटर या डिस्पेंसरी नहीं है। और आप सोचिए वो यहाँ का जैसा नहीं है, उसका टराइन ऐसा है कि आप 2 किलोमीटर नीचे जाओगे फिर 1 किलोमीटर सीधी चढ़ाई चढ़ोगे। तो क्या है कि फिर क्या होता है, आदमी अब कर क्या रहा है, ये विषम परिस्थिति में उसको जीने के लिए दिक्कत है, इसलिए वो सोचता है कि उसका बेटा कहीं तराई में जहाँ पे हॉस्पिटल भी हो, मॉल भी हो, सब चीज़ें एक साथ मिल जाए, वो अंत में गांव छोड़ दे रहा है। ये लगातार गांव खाली हो रहे हैं, लेकिन विकास पहुंच रहा है, इसके बावजूद खाली हो रहे हैं। और आप कहते हैं कि उत्तराखंड की सरकार को सोचना चाहिए कि रहवासियों को अपनी धाती पर रोकने में क्यों असफल है। उत्तराखंड की सरकार को, जैसे आप कह रहे हो कि आपने आयोग बनाया, अभी मैं जो चर्चा कर रहा था, तो अब जब आपने आयोग बनाया है तो वो आयोग ने आपको सिफारिशें दी होंगी, हाँ, क्या क्या करना है, माना आप ताकि लोगों को रोक सकें। तो देखिए, माना ठीक है जो गया गया, लेकिन जो नई जनरेशन आ रही है, यंगस्टर्स आ रहे हैं, देखिए एक बात बता रहा हूँ, मैंने कारण भी लिखे हैं। जैसे बहुत से अच्छे बच्चे हैं, मैं उनको जानता हूँ,
मैंने भी उनको मोटिवेट किया, वो काम कर रहे हैं। अब उनको बहुत अच्छी सब्जी उगाते हैं और ये मधुमक्खी मौन पालन का बिजनेस करते हैं, मतलब मोटिवेटेड हैं वो। लेकिन दिक्कत क्या है कि उनकी मार्केटिंग सरकार नहीं करती है। बिल्कुल। अगर वो मार्केटिंग कर दे, वो बच्चा वहाँ से हल्द्वानी सामान लाने में उसके पास संसाधन नहीं है। तो अगर मैंने एक बार वहाँ एसडीएम कलेक्टर को बोला था कि आप विपणन केंद्र बनाइए छोटे मोटे, जब उनका सामान खरीद के जहाँ बाज़ार में उनकी नीड है अगर उसको बेच देगा तो उसको जो पैसा मिलेगा वो सोचेगा यार। अब वो क्या करता है, 1-2 साल उसने बड़ी हिम्मत से उत्पादन किया, अब उत्पादन उसका सड़ गया तो अगले साल से नहीं लगाएगा। क्यों नहीं लगाएगा? क्योंकि मार्केट नहीं मिल रहा है ना उसको। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी, जैसे कोई बच्चा है, बच्चा उसका स्कूल जाना है, अगर वहाँ पर स्कूल की सुविधा है, अच्छी है, पढ़ रहा है, बहुत अच्छा है, तो अगर माना आज के पढ़ाई के हिसाब से बच्चे कोचिंग चाहते हैं या तो थोड़े नज़दीक में इस तरह के सेंटर सरकार को खोलने चाहिए, क्योंकि कमज़ोर इलाका है। उसी प्रकार जैसे ये जो मैं कह रहा हूँ ये पलायन कर रहे हैं, पूरे बिहार के लोग वहाँ भर गए हैं, क्योंकि वो जो बड़ई हैं, दूसरे तीसरे लोकल लोगों ने अपना काम छोड़ दिया। वो क्यों कहते हैं? वो कहते हैं साहब ये मॉडर्न टेक्निक से हम जैसे घर बनते हैं हम वो नहीं जानते हैं, हम पुराने घर बनाते हैं जो रूफ वाले पहाड़ के घर होते हैं। हाँ, तो उनको ट्रेंड करने की जिम्मेदारी भी सरकार ने। अब क्या है कि सरकार की पॉलिसी है, सरकार की क्या पॉलिसी है, वो कहते हैं कि साहब हम जो कौशल विकास केंद्र, आप कौशल विकास केंद्र से उनका विकास करिए, उनको क्षमता बढ़ाइए, वो अपना काम करें, बाहर के लोग आगे न करें। लेकिन सरकार बीपीएल कार्ड की योजना लाई ताकि लोगों के लिए घर पे अनाज मिले और वो रोजगार के लिए भूखे लिए बाहर ना जाएं। लेकिन आप उस योजना पर भी सवाल खड़े करते हैं इसमें कि ये सिस्टम जो है भूख को समाप्त किया है इसने, लेकिन इसने निठल्लापन बढ़ा दिया लोगों में। ये बिल्कुल सही है। देखिए मैं ये नहीं कह रहा, मैं बीपीएल का विरोधी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन ये क्योंकि हम वहाँ के हैं, हमारी खेत भी है, हमारी ज़मीन भी है। तो अब है क्या कि पहले आपको जो काम करने वाले खेत पे थे मजदूर अच्छी मतलब पेमेंट पे 400 रुपया, 500 रुपया, 800 रुपया पे हल जोतने के लिए दूसरे के लिए सब मिल जाते थे। धान की रोपाई है, गेहूं की बुआई है, अब वो इसलिए नहीं मिलते हैं, उनको अनाज मिल जाता है, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो मेरा कहना ये है कि श्रम मतलब हाथों को किसी भी, ये पहाड़ की बात नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को हम खिला रहे हैं, वो बात अच्छी है, आप खिलाइए, लेकिन तो 80 के बाद 160 करोड़ हाथों को काम भी तो दीजिए, तब तो कंट्री मजबूत होगा। वो तो काम ही नहीं कर रहा आदमी, तो सारे खेत बंजर पड़ गए हैं, सारी चीज़ें वो हो गई हैं। मतलब इसके पहलू आप देखेंगे 25 पहलू हैं। और हमारी जो सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो हिमालय एक बहुत खूबसूरत जगह है और बहुत खूबसूरत कल्चर है वहाँ का, बहुत समृद्ध लोग, हजारों लोग प्रतिदिन घूमते हैं, तो जो वहाँ का आदमी है वो भी इस सुंदरता का हिस्सा बने। और मैंने लास्ट में लिखा, अगर आप पढ़ोगे, कि जो आदमी वहाँ है वो लड़ते लड़ते कई लोग हार गए हैं। जब हम भी गांव जाते हैं, मुझसे कहते हैं किसी तरह उसको नौकरी दिला दो कहीं, उनको पलायन करने में कोई दर्द नहीं है, अपना गांव छोड़ने में कोई दर्द नहीं है। क्यों दर्द नहीं है? वो संघर्ष के साथ लंबा सरवाइव करने में उनको कठिनाई हो रही है। अगर सरकार एक उनकी मददगार बन जाए, वो उनके संघर्ष पर एक लाठी बन जाए, वो नहीं भागेगा। अभी मेरा हमारे गांव में जो नहीं भागेगा उसको आप रोक सकते हो, लेकिन जो बात कर रहे हैं हम गांव का तमाम विकास कर दें सरकार, लेकिन जो लौट के गए हैं तो लौट के ही नहीं आते हैं। नहीं, जो देखो मैं तो उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो एक जनरेशन से चले गए, 2 जनरेशन से चले गए, लेकिन अभी भी जैसे मतलब वहाँ कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना एक एक घर तराई में बना रखा है। क्यों बना रखा है? और जिस दिन वो बीमार पड़ते हैं वो चले जाते हैं 2 महीने के लिए, अपना इलाज करा के फिर वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि हम इन चीज़ों को प्रमोट करें ना, डॉक्टर वहाँ पहुँच जाएं, अच्छी सुविधाएं मिल जाएं। देखिए आप ये बात बताइए कि अभी इस साल शायद मेडिकल कॉलेज अल्मोड़ा में खुला है। मतलब हेल्थ, देखिए क्या होता है ना, आप तराई की दूरी का पहाड़ से अनुमान नहीं लगा सकते। अगर आप इसके पहले 123 पेज पढ़ोगे, उसमें किस तरह सुंदर जगह है, मतलब किस तरह प्रकृति वहाँ आदमी से बात करती है, इन सब चीज़ों का वर्णन मिलेगा। तो ये सब चीज़ों को ज़िंदा रखने के लिए अगर आपको पहाड़ के जल जंगल ज़मीन और इस जल जंगल ज़मीन के साथ रहने वाले आदमी का तारतम्य
प्रकृति के साथ बनाना जरूरी है और वन्य जीवों के साथ बनाना जरूरी है और सरकार के लिए भी ज़रूरी है। अगर आप कहीं भी बांध बनाओगे, 200-400 गांव डिस्प्लेस कर दोगे, तो उससे क्या होता है कि एक पीढ़ी के बाद वो गांव के लोग जहां बसे होते हैं उन, देखो आप जैसे गांव जाते हो तो आप 10 किलोमीटर भी पैदल सकते हो, 100 लोगों से मिलते हो, 400 लोगों से। शहर में किससे मिलते हो क्या? सुबह उठते हो, मुंह धोते हो, खाते हो। लेकिन जो उत्तराखंड दिल्ली तक को पानी पिला रहा है, आप कहते हैं कि उत्तराखंड के जिस गांव की आप बात कर रहे हैं, जिसकी दास्तान लिख रहे हैं, 80% लोग इसलिए पलायन किए कि पानी एक समस्या थी। बिल्कुल, अब पानी आ गया है, लेकिन जब तक वो पानी आया तब तक लोग ही पलायन कर दिए। जब तक सड़क आया लोग पलायन कर गए, जब तक बिजली आई। यही चीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ। अब सोचे, जिस समय देश की आज़ादी लड़ रहे थे, मैंने उनको पुरखों का भी हिसाब दिया है, जिस समय देश में इतना क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहे थे, उस गांव में कोई हाई स्कूल प्राइमरी पास नहीं था। लेकिन आज का देखिए, आज जिस गांव में कभी पटवारी नहीं था, आज वहां आईएएस हैं, जिसमें सिपाही नहीं था आईपीएस हैं, जिस गांव में प्राइमरी के टीचर हुआ करते थे, कई बड़े बड़े विश्वविद्यालय में इंडिया में बाहर हैं, सब चीज़ें हैं, लेकिन गांव वीरान हो गया है। ये सबसे बड़ा दर्द है। वो गांव वीरान इसलिए हो गया है कि इस जनरेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जिस जनरेशन के डेवलप होने तो जो बाहर चले गए, उस समय तक गांव में रहना बहुत कठिन हो गया था, जाना ही कठिन, रास्ता ही नहीं था। तो अब गांव के नज़दीक सड़कें आई हैं, तो पानी आया है, बिजली आई है, तो मात्र 2 परिवार बचे हैं वहाँ, ओनली 2 फैमिलीज। बचपन में हमने कहानियाँ पढ़ी हैं जुम्मन मियाँ और अलगू चौधरी की। उस तरह की पंचायतों को क्या आप चाहते हो कि सशक्त बना देंगे तो गांव में कुछ ठहराव होगा, क्या विकास होगा? नहीं, मेरा कहना है कि गांव में कमज़ोर आदमी को, देखिए आज भी जितने लोग बचे हैं, अब उतने ज़मीनों के झगड़े नहीं बचे, क्योंकि अब आप बताओ ना, कोई ज़मीन में दायां बायां हो भी जाए तो, क्योंकि अब सरकार, अब तो सैटेलाइट से सब कुछ देख लेगा। आज ये भी हो गया, थोड़ा सा मैकेनिकल भी हो गया। पुराने ज़माने में ऐसा नहीं था, और पटवारी वॉज द किंग, आजकल डॉक्यूमेंट इज़ द किंग। थोड़ा परिवर्तन आया है, लेकिन उस ज़माने में जबकि मैंने बात लिखी आज से 70-80 साल पहले की, उस समय ब्रिटिश राज के बाद का जो प्रधान होता था गांव का, ही वॉज द चीफ एंड ही वॉज वेरी पावरफुल। लेकिन वो न्याय के हिसाब से, हमारी दादी बताती थी कि सिस्टम में पटवारी और प्रधान इतना न्याय का काम नहीं करते थे, न्यायपूर्ण जजमेंट नहीं करते थे। जैसे ये जुम्मन मियाँ अलगू चौधरी की मैंने बात लिखी है, और मैंने एक बात कही है कि ज़मीन के झगड़े जो गांव में बढ़ते हैं, आज भी कई गांव में हैं जो आबाद गांव हैं। तो मैंने उसमें एक पॉइंट इसमें लिखा हुआ कि जब आदमी अपने पिता की मौत को भूल जाता है, लेकिन मैकियावेली ने प्रिंस किताब में कहा था, लेकिन वो अपने पिता की प्रॉपर्टी को छीना जाना नहीं भूलता है। ये गांव में झगड़ों की जड़ रहती है। और आज की तारीख में पलायन के कारण यद्यपि अब लोग कम बच गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग हैं उनके लिए ये है कि गांव में न्यायपूर्ण पारदर्शी व्यवस्था होनी चाहिए, और ऐसा होना चाहिए कि लोग जो गए जो वहाँ हैं उनको हम वहाँ टिका सकें। उसकी सुरक्षा के लिए भी, पर्यावरण की रक्षा के लिए भी, हिमालय की रक्षा के लिए भी, गांव के सभ्यता, संस्कृति और विकास के लिए भी। आप एक सुझाव देते हैं कि अभ्यारण्य बना देना चाहिए। देखिए, जैसे माना आपका जंगलों के, पहाड़ के जितने गांव हैं वो लगभग दाएं बाएं जंगलों से घिरे हुए हैं हिमालय के। तो अपर एरिया हिमालय में वो खेती बाड़ी लायक नहीं रहता है, उसकी जो घाटियां हैं या उसके वो तलहटियां हैं उनमें खेती होती है। जब गांव उजड़ गया है तो आज की तारीख में पूरे उत्तराखंड में या हिमालय में ये समस्या है कि मनुष्य के बीच में और जीव जंतुओं के बीच में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। मैंने इसमें लिखा भी है कि जो मैन ईटर है, मैन ईटर पे सबसे पहले जो हिमालय में कुमाऊं के मैन ईटर पे जिम कॉर्बेट ने किताब लिखी थी, मैन ईटर ऑफ कुमाऊं। उस समय भी ये बड़ी समस्या थी, क्योंकि जो है प्रकृति के साथ हमारा तारतम्य नहीं था। अब शेर को आप पालोगे, जंगल में आपका टाइगर है, उसको हिरन चाहिए, हिरन आदमी खा जा रहा है। फिर आपकी गाय खा रहा है तो आप उसको भी परेशान हो रहा है, अगर वो बकरी खा रहा है तो परेशान। तो जो इलाके अब वीरान हैं उनमें सरकार को, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को कहना चाहिए अभयारण्य खोलो, ताकि वन्य जीव जो है फल फूल सके, और उससे आपको बहुत अच्छा रहेगा। वो गांव तो वैसे भी वीरान है
और उससे वन्य जीवन और प्रकृति, मनुष्य और प्रकृति के बीच का संतुलन बहुत अच्छा बनेगा और मैन ईटर की जो समस्या है वो भी समाधान हो जाएगा, वो कम हो जाएगी। और दूसरा, हमारे बहुत से ये जो कस्तूरी मृग वगैरह जो हैं, जिनकी समस्याएं आज हम उनका बाड़ा बना के पाल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाएगी। आखिरी सवाल, क्यों पढ़ें आपकी किताब लोग? देखिए, हमारी किताब इसलिए पढ़ें कि एक तो अगर आप हिमालय की बहुत बारीकी जानना चाहते हो, ग्रामीण स्तर पर किस तरह लोग जीते हैं, क्या उनकी समस्या है, मोर और लेस, तो 103 पेज में और उसकी 2 पेज की मैंने प्रस्तावना भी दी है कि मैंने किन से प्रेरणा लेके किताब लिखी है। कंकड़, पत्थर, झील, झरने, चिड़ियाएँ, जंगल, ये जो बात करते हैं आपसे, मैंने उनसे पहले 2 पेज में देख लीजिए, तो जो समर्पण है उसमें मैंने ये लिखा है कि तो ये सब नॉलेज आपको होगा। दूसरा आप इसलिए पढ़िए कि जो हिमालय का व्यक्ति है या हिमालय की महिलाएं हैं, उनका संघर्ष कैसा है, उससे कैसे निजात मिले, वो क्या सोचती हैं अपने मन में। और इसलिए अगर आप ये सब चीज़ें जानना है समेकित भाव में, तो आप इस किताब को एक बार ज़रूर पढ़िए, ऐसा मेरा सोचना है। तो आपको एक नया रेफरेंस मिलेगा, नया नॉलेज मिलेगा और आप हिमालय के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सोचेंगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये किताब है एक आदम चरवाहा गांव की दास्तान। यदि आप इसे पढ़ेंगे तो समझ सकेंगे कि गांव की संस्कृति क्या है, सभ्यता क्या है, वहाँ के खेल कूद क्या हैं, गुल्ली डंडा क्या होता है, पिट्ठू क्या होता है और किस तरह से वहाँ की महिलाएं संघर्ष करती हैं, लोग वहाँ की किन दिक्कतों से जूझ रहे हैं। यकीन मानिए, यदि आप किसी गांव से ताल्लुक़ रखते होंगे तो किताब पढ़ेंगे तो आपके आंखों के सामने आपके गांव की तस्वीर घूमने लगेगी। गांव क्यों उजड़ रहे हैं, इसमें बाकायदा लेखक ने चिंता व्यक्त की है और कोशिश की है कि उन गांवों से पलायन को रोका जा सके। अगली बार हम किसी और ऐसे ही कलमकार के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।